तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल के जरिए सभी तरह के वीडियो लाया जाता है और एग्ज़ाम के पर्पस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 33 नंबर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि 1 से लेके 32 नंबर तक क्वेश्चन की डिस्कस हो चुकी है, जो वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आज 33 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये 33 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग रीड करते हैं। तो हथौड़े द्वारा प्रहार कर कास्टिंग से गेट और राइजर को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जो कास्टिंग बन के रेडी हो जाती है, उस कास्टिंग को जब निकाला जाता है तो एक रनर और राइजर दो उसमें गेट रहते हैं, तो उसमें दो तरह का मतलब मेटल का ये रूप बन जाता है। तो उस दोनों को हटाया जाता है, तो वो कास्टिंग के साथ ही मतलब जॉब के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। तो दोनों को हटाने के लिए उस हटाने की विधि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। तो इसको हटाने की विधि को फ्लॉगिंग कहते हैं। हटाने की विधि को फ्लॉगिंग कहते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो सी नंबर है, फ्लॉगिंग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ के फ्लेम कटिंग में सामान्यतः डैश गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्लेम की कटिंग जो होती है, इसको कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर किस चीज़ से मतलब किससे किया जाता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है ना, ये भी सी नंबर होगा, ऑक्सीजन एसिटिलीन। किससे काटा जाता है, तो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस से इसका प्रयोग करके इसे काटा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फंडामेंटल ट्रेड के बच्चे लोगों के लिए है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं 35 नंबर के क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा ढलुआ लोहा का एक प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे ढलुआ लोहा का एक प्रकार पूछा जा रहा है। तो आप इस चारों ऑप्शन को गौर से देखिए। ये चारों ऑप्शन जो है, सफ़ेद ढलुआ लोहा और अर्ध धवनी ढलुआ लोहा और यहाँ पे लिखा है तन्य ढलुआ लोहा। तो आप इसमें सभी में देखिए कास्ट आयरन अवेलेबल है। तो ये जो होगा एक्चुअल जो है, इसका आंसर डी होगा। ये सभी क्या है, ढलुआ लोहा का ही एक प्रकार है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पोरिंग कप डैश बॉक्स में रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आप फंडामेंटल से है तो आपको भली भांति पता होनी चाहिए कि 3 तरह के बॉक्स होते हैं। एक होता है कॉप, एक होता है चिक, बीच वाले को चिक कहते हैं और नीचे वाले को ड्रैग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पोरिंग कप से ही मेटल अंदर जाती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पोरिंग कप जो होता है वो कॉप बॉक्स में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, कॉप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस परीक्षण और निरीक्षण में नमूना को तोड़ा जाता है, उसे टेस्ट किया जाता है, उसे डैश कहते हैं। यानी कि जो सैंड जो होता है उसका परीक्षण किया जाता है। अगर कोई भी मोल्ड बनता है तो उस सैंड का कोर बनता है, मोल्ड कोर या कोई भी बनेगा तो उस सैंड का टेस्ट जरूर किया जाता है। तो उस टेस्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस परीक्षण को तोड़कर टेस्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे, या इसको बोलता है भंजक परीक्षण। इसका आंसर क्या होगा, भंजक परीक्षण। तो ये हुआ इसका आंसर। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देख लीजिए कि नॉर्मलाइजिंग क्रिया में धातु को डैश में ठंडा किया जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल वाले बच्चे ये ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें कि नॉर्मलाइजिंग क्रिया में धातु को डैश में ठंडा किया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या बोलता है नॉर्मलाइजिंग में। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ये शुद्ध प्रकार की वातावरण में, वायु में इसको ठंडा किया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग क्रिया में धातु को डैश में ठंडा किया जाता है, तो वायु में इसे ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, डाई कास्टिंग में मोल्ड डैश का बना होता है, डाई कास्टिंग में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डाई कास्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि डाई कास्टिंग में मोल्ड डैश का बना होता है, यानी कि मोल्ड जो बना होता है किस चीज़ का बना होता है।
तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि मेटल, यानी कि धातु से वो बना होता है। डाई कास्टिंग का मोल्ड किस चीज़ से बना होता है? धातु से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लोग का पूछा जा रहा है, डाई कास्टिंग में डैश का उपयोग होता है। देखिए अब यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन भी डाई कास्टिंग से जुड़ा था और ये भी डाई कास्टिंग से पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई कास्टिंग में डैश का उपयोग होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसमें किसका उपयोग होता है। तो डाई कास्टिंग में डैश का उपयोग होता है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा ये सभी, क्योंकि डाई कास्टिंग में स्क्रू, गेट, कोर ये सभी का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा ये डी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये सभी इसका आंसर हुआ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन मिलने वाला है, निम्नलिखित में से कौन डाई कास्टिंग मशीन का प्रकार नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन डाई कास्टिंग से ही पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन डाई कास्टिंग का प्रकार नहीं है, नहीं कहा जा रहा। ध्यान में रख के सभी क्वेश्चन को देखिए आप लोग, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होने वाला सी नंबर, जल फुहारे सतह डाई कास्टिंग मशीन, मतलब इसका इस निम्नलिखित में से डाई कास्टिंग का मशीन का प्रकार नहीं है। तो ये वाला जो सी नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जल फुहार सतह डाई कास्टिंग मशीन, ये इसका प्रकार नहीं है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो किस प्रकार की कास्टिंग प्रक्रिया में पिघले धातु को घुमाते हुए मोल्ड में डाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो कास्टिंग है प्रक्रिया पिघले हुए धातु को घुमाते हुए उसमें प्रवेश किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, यानी कि अपकेंद्रिक कास्टिंग, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्ड प्रक्रिया को डैश प्रक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का मोल्डिंग प्रक्रिया को डैश प्रक्रिया भी कहते हैं। तो यह CO2 को और दूसरा नाम क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 43 नंबर का जो आंसर होगा ये सोडियम सिलिकेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सिलिकेट। यहाँ पे जो आंसर होगा ये सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्लेश कास्टिंग विधि में आसानी से बनाया जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है स्लेश कास्टिंग विधि से डैश आसानी से बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें डिस्कस करते हैं कि सी नंबर ऑप्शन जो है सर पतला आभूषण। तो ये जो आप देखते होंगे जितने भी जो भी नेकलेस या तो आभूषण जो भी जेवरात होते हैं, ये जो बनते हैं स्लेश कास्टिंग विधि में डैश मतलब इसको बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर इसका आंसर होगा पतला आभूषण। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, और डाई कास्टिंग में बेंट डैश बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा डाई कास्टिंग में बेंट डैश बनाया जाता है। तो हम लोग इसको जानते हैं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होने वाला है इसका बी नंबर ऑप्शन, मोल्ड में हवा या गैस बाहर निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे डाई कास्टिंग में वेंट का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि मोल्ड से हवा या गैस को बाहर निकालने के लिए ये करते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए, तो अगर बताया जाए कि ये हवा क्यों निकाले जाते हैं, अगर ये हवा या गैस इसको बाहर नहीं निकलेगा तो मोल्ड आपका वहाँ पे ब्लास्ट भी कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको रीज़न पता चल गई होगी कि इसमें क्यों इसको बैंड किया जाता, तो मोल्ड और हवा गैस को बाहर निकालने के लिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, दृश्य निरीक्षण अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आती है। अब यहाँ पे बोल रहा दृश्य निरीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 46 नंबर का, जो यहाँ पे दृश्य निरीक्षण मतलब केवल आँख या लेंस के निरीक्षण। देखिए दृश्य मतलब होता है कोई चीज़ को देखना। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन क्या कह रही है उसको जानना, स्पष्ट रूप से जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ बताता हूँ दृश्य मतलब किस चीज़ को देखना होता है। दृश्य
दृश्य मतलब ही होता है आँखों से किसी चीज़ को देखना, तो वो आँखों से देखने के लिए हम लोग लेंस का भी प्रयोग करते हैं, या तो केवल ऐसे ही आँख से भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, केवल आँख या लेंस द्वारा निरीक्षण। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल चार्ट कास्टिंग की गुणवत्ता में लागू होता है। मतलब कोई भी एक चार्ट होता है वो कास्टिंग की गुणवत्ता को बताता है, तो वो लागू होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा, देखिए एक्स चार्ट, आर चार्ट, पी चार्ट, तो ये सभी यहाँ पे आंसर होगा। क्या होगा? ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, ठोस कास्टिंग और ब्लो होल युक्त खोखली कास्टिंग पर चोट करने से अलग ध्वनि होती है, यह सिद्धांत डैश का उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग स्पष्ट रूप से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जो कास्टिंग है ब्लो होल युक्त होती रहे, यानी कि ब्लो होल उसमें छिद्र होता है या खोखली रहता है, तो दोनों को जब टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसे पीट कर या ठोक कर उसे टेस्ट किया जाता है, तो उसमें ध्वनि अलग अलग आती है, यानी कि उसमें साउंड अलग अलग आती है। तो इस सिद्धांत को डैश का उपयोग होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको, इसका जो उपयोग होता है ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ध्वनि का निरीक्षण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्वनि निरीक्षण कहेंगे। मतलब आवाज़ से ही पता करके हम लोग परीक्षण करते हैं, आवाज़ से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों को पता चल गया, ध्वनि निरीक्षण, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। जो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे किसी टैंक अथवा पात्र द्रव को गैस को रखा जाता है, उसका रिसर्व डैश से पता चलता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, यहाँ जो आंसर होगा दाब परीक्षण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दाब परीक्षण। क्या कहा जाता है इसे? दाब परीक्षण। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि जो किसी टैंक अथवा पात्र के द्रव गैस को रखा जाता है तो उसका रिसर्व डैश से पता चलता है, तो उसका हम लोग किससे? दाब परीक्षण से पता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे, चुंबकीय कण परीक्षण डैश की कास्टिंग के लिए किया जाता है। चुंबकीय परीक्षण, अब यहाँ पे चुंबकीय कण का परीक्षण की बात कर रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए चुंबक, तो यहाँ पे बोल रहा तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर होगा 50 नंबर का सी होता है, लोहा। लोहा कण को मैंने चुंबक क्या करता है? चुंबक लोहा कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसीलिए ये लोहा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट डाई परीक्षण से कास्टिंग के डैश को पता लगाता है। तो यहाँ पे जो 51 जो है इसका आंसर देखो, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरोसेंट डाई परीक्षण से कास्टिंग के डैश पता लगाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, भूतल दरार। मतलब भूतल दरार को किसी भी तरह का छोटा मोटा दरार इससे पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयामी परीक्षण का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। आयामी परीक्षण, आयामी परीक्षण का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं 52 नंबर का आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होगा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आकार को मापने के लिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयामी यानी कि, तो ये लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ आकार उसे मापने का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए, आयामी निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है डैश। देखिए डैश आयामी मतलब अब वहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, इसी का नेक्स्ट जो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी के जैसा था, और ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो ये जो ऑप्शन होगा ये सभी, माने कि स्केल से हम लोग माप सकते हैं, नापने के फीता से भी नाप सकते हैं, स्लाइड कैलिपर से भी नाप सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये सभी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ओवरहेड क्रेन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है। देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा ओवरहेड क्रेन का उपयोग निम्नलिखित में से कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सभी। देखिए बॉक्स को ले जाने के लिए भी हम लोग क्रेन का प्रयोग करते हैं,
कास्टिंग के लिए लेडल उठाने के लिए भी हम लोग क्रेन का प्रयोग कर सकते हैं, और कास्टिंग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी क्रेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कास्टिंग और बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, लेडल भी होते हैं, तो ये हाथों जरिए नहीं उठा सकते आप, तो स्वाभाविक है क्रेन का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए ये सभी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जोल्ट और स्क्यूजिंग मशीन द्वारा डैश किया जाता है। आपको जोल्ट और स्क्यूजिंग मशीन द्वारा क्या किया जाता है, तो मतलब देखिए ये दोनों मशीनें हैं, तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, मोल्ड बनाया जाता है। तो जोल्टिंग और स्क्यूजिंग मशीन दोनों से क्या करता है, हम लोग मोल्ड बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मोल्ड बनाते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, बोल्ट कन्वेयर के माध्यम से अंत में लगा सूट को डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, चलती वस्तुओं को फेंकना। क्या होता है, चलती वस्तुओं को फेंकना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से फाउंड्री किस विभाग में धूल प्रदूषण का खतरा नहीं है। देखिए फाउंड्री में जो होता है, फाउंड्री पूरा कार्यशाला को कहा जा रहा है, उस जगह में एक ऐसा जगह है जहाँ धूल और प्रदूषण का खतरा नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं वो कौन सा जगह है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा कि ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैनिक और अवक्षेपक। मतलब यहाँ एक जगह है, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैनिक और अवक्षेपक, ये जगह में वहाँ पे धूलकण नहीं जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धूल प्रदूषण को कम करता है। अब यहाँ पे देखिए, धूल प्रदूषण को कम करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे भी सी नंबर वही होगा। यहाँ पे विद्युत स्थैनिक अवक्षेपक जो जगह है, यहाँ पे ये धूलकण का कोई ई नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर द्वारा पिघली धातु का डैश ज्ञात किया जाता है। पायरोमीटर, देखिए यहाँ पे पायरोमीटर की बात कही जा रही है, और यहाँ पर बोल रहा है कि पिघली धातु को डैश ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखो पायरोमीटर क्या करता है, तो पायरोमीटर हमेशा तापमान को मापता है, और पिघली हुई धातु का डैश ज्ञात करता है। तो क्या ज्ञात करता है, तापमान को पायरोमीटर ज्ञात करता है, कितना इसमें तापमान है वो ज्ञात करता है पायरोमीटर से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाउंड्री में कंप्यूटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे फाउंड्री जो होता है एक कार्यशाला है, वर्कशॉप है, और वहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मतलब क्यों उपयोग किया जाता है वहाँ पे, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भट्टी की संचालन के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। माल की आवश्यकता खर्च के लिए भी कंप्यूटर, एनीलिंग भट्टी का ना भी कंप्यूटर का प्रयोग यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये सभी इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन मोल्डिंग मशीन है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोल्डिंग मशीन में से कौन सा है। तो देखिए जोल्टिंग मशीन लिखा है, स्क्यूजिंग मशीन लिखा है, सैंड सिलेंडर लिखा है। तो देखिए यहाँ जो आंसर होगा ना, ये सभी है, ये सभी का सभी क्या है, मोल्डिंग मशीनें हैं। अगर आप लोग फाउंडेमेंटल ट्रेड से हैं, तो अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस तरह के जो भी आप मशीन की देख रहे हैं, मोल्डिंग, जोल्टिंग मशीन, स्क्यूजिंग मशीन, सैंड सिलेंडर, ये सारे मशीनों के एक अलग अलग वीडियो आने वाली है। तो इस तरह के मतलब वीडियो से अलग अलग जानकारी, मशीन के साथ जानकारी मिलने वाली है। तो आप अगर फंडामेंटल से तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये सभी इसका आंसर होने वाली है, तो ये सभी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डोल उत्फलकों का उपयोग मोल्डिंग पदार्थ को डैश में हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है, डोल स्थनक का उपयोग मोल्डिंग पदार्थों को डैश के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। तो इसका जो 62 का जो आंसर होगा, यहाँ पे 62 में जो आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी नंबर, ऊर्ध्वाधर स्थिति। क्या होगा, वर्टिकल स्टेट, मतलब डोल उत्खनन प्रयोग के मोल्डिंग पदार्थ को डैश में किया जाता है। तो इसका जो होगा ऊर्ध्वाधर स्थिति, मतलब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब वर्टिकल स्टेट, इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है,
जिस परीक्षण के नमूने को बिना तोड़े परीक्षण किया जाता है उसे डैश कहते हैं। देखिए, ऐसा परीक्षण करने के लिए कहा जाता है टेस्ट, मतलब कि नमूने को बिना तोड़े परीक्षण किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का आंसर जो होने वाला है बी नंबर, अभंजक परीक्षण, मतलब अभंजक। यहाँ पे बी नंबर इसका आंसर होगा अभंजक परीक्षण। आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 64 का। तो अभंजक परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं अभंजक परीक्षण जो आता है उसके अंतर्गत कौन सा परीक्षण आता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा, यानी कि ये जो दृश्य परीक्षण और फ्लोरोसेंट डाई पेनिट्रेस्ट परीक्षण दोनों, यानी कि ये दोनों यहाँ पे जो होगा ये फ्लोरोला और ये दोनों यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ से। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है 64 नंबर का। भंजक परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिशाई परीक्षण, साधनता परीक्षण, फ्लोरोसेट डाई पेनिट्रेंट परीक्षण और दृश्य परीक्षण और फ्लोरो डाई पेनी परीक्षण दोनों, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों परीक्षण भंजक और अभंजक परीक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षण में आते हैं। तो चलिए हम लोग, ये तो था ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए स्पष्ट हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होनीमैन वाले बच्चे इस सब क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें। और मोल्डिंग मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, मोल्डिंग मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देखिए यह श्रम लागत को कम करता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बोल रहा पैटर्न को मोल्ड से भी निकाला जा सकता है और इससे कास्टिंग की सफाई की जाती है, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में मोल्ड की सतह चिकनी आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, मोल्डिंग मशीन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इससे कास्टिंग की सफाई की जाती है। ये जो आपका है ऑप्शन सत्य नहीं है, यानी कि ये गलत है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर सी, इससे कास्टिंग की सफाई की जाती है। तो ये कथन गलत है, तो ये इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मोल्ड बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रहे, बोल रहा है कि मोल्ड बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए पे जो दिया हुआ जोल्ड स्क्यूजिंग मशीन, सैंड सिलिंडर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, और ऑप्शन नंबर डी डैम्पर बोल रहा है, और ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर, ये डंपर जो होता है, डंपर, ये मोल्ड बनाने के काम में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मोल्ड बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप सबको समझ में आ गया। तो ये डंपर जो है मोल्ड बनाने के प्रयोग में नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है SWL से अभिप्राय है। यहाँ पे देखिए बोल रहा SWL से अभिप्राय है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा सेफ वर्किंग लोड, यानी कि माने सेफ वर्किंग लोड इसका SWL का से अभिप्राय है। माने SWL क्या है, तो SWL ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेफ वर्किंग लोड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है, यदि किसी कास्टिंग का आयतन x घन मीटर है और कास्टिंग के धातु के लिए घनत्व y किलोग्राम प्रति घन मीटर हो तो उनका वजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप का सवाल है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें डायरेक्टली मैं आंसर को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर, ये आपका होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा XY। इसका आंसर क्या होगा, XY। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो फाउंड्री के लेआउट का अर्थ क्या होता है, यानी कि लेआउट होता क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो हम लोग जानेंगे कि लेआउट होता क्या है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, मतलब फाउंड्री में उपयोग होने वाले क्रिया को
सिलेवर दिखाना, माने कि सिलेवर दिखाना, यानी कि फाउंड्री में उपयोग होने वाले क्रिया को पार्ट बाय पार्ट दिखाना ही लेआउट होगा। ठीक है, लेआउट का अर्थ होता है वही। तो इसका जो होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, डैश के लिए परीक्षण और निरीक्षण का आवश्यकता होती है। देखिए, परीक्षण और निरीक्षण दोनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रतिरूप यानी कि पैटर्न का परीक्षण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मोल्डिंग सैंड का भी परीक्षण निरीक्षण दोनों करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कास्टिंग को भी हम लोग बनने के बाद भी परीक्षण करते हैं, निरीक्षण, इसको दोनों तरह से ट्रायल करके हम लोग देखते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका, फाउंड्री में कंप्यूटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग, तो हर एक, आप जहाँ भी वर्कशॉप जाते हैं, कहीं भी कार्यशाला जाते हैं, आज के डेट में कंप्यूटर एक ऐसा चीज़, ऐसा उपकरण है जो सभी जगह इसका प्रयोग किया जाता है। तो फाउंडेशन वाले बच्चों, आप लोग इसमें ध्यान दें कि कंप्यूटर आज के डेट में सभी जगह उपलब्ध होता है और उसका काम हर एक जगह होता है, प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, ये सभी। कास्टिंग का वजन ज्ञात करने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विधि से वजन ज्ञात करते हैं। कास्टिंग की लागत भी हम लोग, लागत यानी कि कितना कॉस्ट इसका होगा रेडी होने के बाद, और गेट और राइजर की डिज़ाइन भी हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग करते हैं और उसके बाद ही इसको रेडी किया जाता है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धूल प्रदूषण से मानव का डैश प्रभावित हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ सेफ्टी का क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है। एक धूल प्रदूषण जो होता है, हम लोग जानते हैं कि धूल प्रदूषण क्या होता है। तो ये धूल प्रदूषण जो होता है कि धूल और गंदगी जो होता है, ठीक है, इससे बोल रहा मानव को क्या प्रभावित हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ए नंबर कान दिया हुआ, बी नंबर पैर दिया हुआ है, फेफड़ा दिया हुआ, लीवर दिया हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा सी होगा, फेफड़ा। ये जो धूल कण हमारे फेफड़े पे जाएंगे तो मानव को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन फेफड़ा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और क्वेश्चन जब आते हैं बारी बारी में पूछे जाते थे, सिमिलर क्वेश्चन जब पूछता है तो ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है जो प्रदूषण को दूषित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ढलुआ लोहा का एक प्रकार है। अब देखिए यहाँ पे पूरा ढलुआ लोहा का एक प्रकार है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सफ़ेद ढलुआ लोहा, अवैध ढलुआ लोहा, तन्य ढलुआ लोहा। तो ये सब जो देख रहे हैं सभी कास्ट आयरन है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ये सभी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस किए, आज अभी भी कर रहे हैं। तो ये सभी इसका आंसर होगा, क्योंकि सब में ढलुआ लोहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाउंड्री संबंधित नहीं है। फाउंड्री से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाउंड्री जो होता है उससे संबंधित यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए तो बोल रहा ड्राइंग, मोल्डिंग, कोर मेकिंग, कास्टिंग। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है, ये तीनों हम लोग फाउंड्री से ही संबंधित है। मोल्डिंग भी हम लोग को फाउंड्री में होता है, कोर मेकिंग भी फाउंड्री में होता है, कास्टिंग भी फाउंड्री में होता है। जो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे ड्राइंग, ट्रूइंग जो लिखा हुआ, ट्रूइंग हमारे फाउंड्री से संबंधित नहीं है। तो चलिए हम लोग, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जिस बॉक्स में सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है उसे बॉक्स को कहा जाता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सेफ्टी चैप्टर से है,
और सेफ्टी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वहाँ पे क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन उठा लिया जाता है और पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि इसका जो आंसर होगा, हम डायरेक्टली बता रहे हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा है, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। इसको जो सी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, सी नंबर इसका आंसर होगा, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड। तो ये होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से एक पीपीई नहीं है। देखिए यहाँ पे पीपीई जो है एक नहीं है, ये भी फर्स्ट सेफ्टी चैप्टर से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेंगे, पीपीई नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जो है, यहाँ पे 77 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, ये डी नंबर जो है पाइप कटर, ये पीपीई में नहीं आता, सेफ्टी में मतलब इस सब सेफ्टी में नहीं आता। पाइप कटर, ये कटर एक मशीन है जिससे पाइप काटा जाता है, जबकि ये पूरी पीपीई जो होता है उसमें सुरक्षा संबंधित सारा सामान रहता है, उसमें एक इंक्लूड रहता है सारा चीज़। तो ये देखिए सुरक्षा जूता भी होता है, हाथ के दस्ताने, तो सुरक्षा चश्मा होता है। ये पाइप कटर, ये ऑप्शन गलत है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है। मृदु कौशल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो होगा दृढ़ कार्य नैतिकता, अच्छे संचारण कौशल, सामूहिक कार्य, ये सभी। देखिए ये सारा चीज़ जो है ना, एक अच्छे वर्कर का पहचान होता है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ये सभी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना होने के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए अब दुर्घटना होने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी क्वेश्चन सेफ्टी चैप्टर से ही लिया गया है, दुर्घटना के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सही औजार का चयन। देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कारण दुर्घटना होने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सही औजार का चयन कीजिएगा आप, तो उसमें दुर्घटना का कारण नहीं बन सकते हैं। एक कुशल कारीगर का जो पहचान होता है वो सही औजार लेके ही काम करता है वर्कशॉप में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। किस देश ने 5S प्रणाली को विकसित किया है। देखिए 5S प्रणाली, देखिए ये सेफ्टी चैप्टर से ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर ले और इसको देखें अच्छा से। इसका आंसर जो होगा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। देखिए ये जो बोल रहा है किस देश ने 5S प्रणाली का विकसित किया है, तो जापान ने किया है, तो इसका आंसर जापान होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, फाउंड्री में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब ये क्वेश्चन बता रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फाउंड्री में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर रेत दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ है, धातु दिया है, ये सभी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका ये सभी होगा, क्योंकि फाउंड्री में हम लोग रेत का भी प्रयोग करते हैं, लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं, धातु का भी प्रयोग करते हैं, तो ये सभी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फाउंड्री संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पे फाउंड्री संबंधित बोल रहा है, कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन लग रहा है दोबारा इसको पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व किए हैं, फिर से हम लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ट्रोइंग। ये सब क्वेश्चन हम लोग फिर एक बार डिस्कस आ गए, ये क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया, तो ये हम लोग इसका आंसर होगा ट्रोइंग। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क का नाम हेमेटाइट है। देखो अयस्क जो होता है उसका वो हेमाटाइट है। तो देखिए ये जो धातु से, ये क्वेश्चन धातु चैप्टर से पूछा गया है, मेटल चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अयस्क जो हेमाटाइट है, तो ये जो इसका आंसर होगा लोहा अयस्क ही हेमाटाइट, इसका अयस्क रूप हेमाटाइट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ए नंबर आंसर होगा, लोहा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा धातु है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो है देखिए ढलवा कास्ट आयरन दिया हुआ है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील होगा, ये सभी। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा एक लोहा धातु है। तो इसका जो आंसर होगा
आपका डी नंबर, ये सभी लोहा धातु है। क्या है? ये सभी, स्टील भी एक लोहा का ही रूप होता है, लोहा से ही ये होता है। ढलवा लोहा भी लोहा होता है, पिटवा लोहा भी लोहा होता है। तो इसीलिए ये क्या होगा इसका आंसर, ये सभी लोहा धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, तांबा जस्ता के मिश्र धातु को डैश के रूप में जाना जाता है। तांबा जस्ता के मिश्र धातु को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो होगा यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल। तांबा जस्ता का मिश्र धातु क्या होता है? पीतल होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो दो धातु मिलके जो कोई एक धातु बनता है, इस तरह का एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो ये पीतल ही यहाँ पे आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरेलियम मिश्र धातु का प्रमुख घटक डैश है। देखिए ड्यूरेलियम मिश्र धातु का प्रमुख घटक डैश है। तो किसका प्रमुख घटक है? यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, ड्यूरेलियम किसका प्रमुख घटक है? तो ये जो है इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। क्या इसका आंसर होगा? एल्युमिनियम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा धातु नहीं है? क्या होता है? एक लोहा धातु नहीं है बोल रहा है। तो ये लोहा धातु नहीं है, तो क्या होगा इसका? जो लोहा धातु नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तांबा जस्ता दोनों स्टील। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, तांबा और जस्ता दोनों क्या होगा? लोहा धातु नहीं है। तांबा जस्ता इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 88 नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर है, और निम्नलिखित में से किस धातु तांबे की तुलना में बेहतर विद्युत चालक होती है? अब देखिए बोल रहे हैं तांबे की तुलना में बेहतर विद्युत का चालक होती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। ये चांदी है। क्या है? सिल्वर। तो इसका आंसर क्या होगा? चांदी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। यानी कि यहाँ का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि तांबे की तुलना से बेहतर विद्युत का चलन करता है। मतलब विद्युत उससे और ज़्यादा चलन होती है, मतलब उससे अच्छा, बेटर। मतलब ऐसे तो तांबे के धातु भी बेटर है, लेकिन उससे भी बेटर की बात करें तो वो चांदी यानी कि सिल्वर। तो ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा उससे तारों में खींचा जा सकता है उसे डैश कहा जाता है। धातु का वह गुण कौन सा है जो तार को खींच कर उसे बड़ा करके उससे डैश कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप लोग जानते होंगे, उसको तन्यता कहते हैं। डक्टिलिटी बोलता है, तन्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तन्यता के कारण हम लोग धातु के तार को खींचकर और ज़्यादा लंबा हम लोग कर सकते हैं, तन्यता गुण के कारण। वो गुण का क्या नाम है? तन्यता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मोल्डिंग रेत का एक घटक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा है कि निम्नलिखित में से मोल्डिंग रेत का एक घटक है, तो यहाँ पे माने मोल्डिंग सैंड का एक अवयव है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन बोल देना चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए जो है सिलिका रेत, ऑप्शन नंबर बी केले, और ऑप्शन नंबर सी जल, और ये सभी। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये सभी, क्योंकि जो मोल्डिंग सैंड होता है ना, इसमें सब चीज़ रहता है। सिलिका रेत भी रहता है, माने सिलिका सैंड भी रहता है, क्ले भी रहता है, और पानी की मात्रा भी रहता है यानी कि नमी, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, मोल्डिंग रेत का गुण जो गैसों को निकासी की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। देखिए बोल रहा है जो मोल्डिंग सैंड होता है, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम लोग कि मोल्डिंग सैंड जो होता है, वो सैंड का जो गुण, कौन सा ऐसा गुण है जो गैस को बाहर निकालने में सहायता करती है? तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को समझ लिए। अब ऑप्शन में देखते हैं। तो रासायनिक प्रतिरोध ऑप्शन नंबर ए कहता है, प्रगम्यता ऑप्शन नंबर बी कहता है, और सी कहता है अस्थायित्व, और डी बोलता है चालकता। तो देखिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इसका जो आंसर होगा ये बी नंबर, प्रगम्यता, परमाबिलिटी इसको बोलते हैं। तो प्रगम्यता जो होता है उसी कारण से क्या होता है, गैस को निकासी में अनुमति देता है।
गैस को बाहर निकलने के लिए परमेबिलिटी आपका साथ देता, प्रगम्यता। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन कोर रेत का घटक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोर रेत का घटक नहीं है, कोर रेत का घटक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल बोल रहा है, कोर जल का तो प्रयोग होता ही है। फिर ऑप्शन नंबर बी मोम बोल रहा है, तो मोम कोर में प्रयोग नहीं होता है। कोर रेत का बंधक यहाँ पे बोल रहा है, बाइंडर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं कोर बनाने के लिए। सिलिका रेत का भी प्रयोग करते हैं। एक जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पे बी नंबर होगा। इसीलिए यहाँ कहा निम्नलिखित में से कौन सा कोर के रेत का घटक नहीं है, तो ये मोम कोर का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, मोल्डिंग बॉक्स के शीर्ष बॉक्स को डैश कहा जाता है। देखिए ये भी एक इजी क्वेश्चन है। पहला बार जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले जो क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसको थोड़ा घुमा के पूछा गया था। इसमें सीधा सीधी पूछ रहा है। तो इसमें सीधा क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि मोल्डिंग बॉक्स के शीर्ष मतलब सबसे ऊपर का भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए बॉक्स 3 तरह के होते हैं, एक कोप हुआ, एक चेक हुआ, एक ड्रैग हुआ। तो कोप बॉक्स सबसे ऊपर रहता है, शीर्ष भाग कोप को कहते हैं। तो ये कोप इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर को बैठाने के लिए प्रतिरूप पर प्रदान किया गया प्रक्षेपण डैश के रूप में जाना जाता है। 94 नंबर देखिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा कोर प्रिंट, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा कोर प्रिंट, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा कोर बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी कोर स्प्रिंग और ऑप्शन नंबर डी कोर चिल। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। कोर में बैठाने के लिए प्रतिरूप पर प्रदान किया गया मतलब सपोर्ट जो देता है कोर को बैठाने के लिए, तो कोर को बैठाने के लिए कोर प्रिंट सपोर्ट करता है। तो ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोर प्रिंट। क्या होता है ऑप्शन नंबर ए कोर प्रिंट, इसका ए नंबर आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक प्रकार का सुदृढ़ीकरण जो कोर के लिए प्रयोग किया जाता है वो है। देखिए कोर के लिए प्रयोग किया जाता है सुदृढ़ता, यानी कि और इन्फोर्समेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन्फोर्समेंट। तो ये जो होता है एक्चुअल ये क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। तो अब देखिए हम लोग बता रहे हैं गेगर्स को भी कोर सुदृढ़ता के लिए गेगर्स का प्रयोग करते हैं। अब्रव, इसका भी प्रयोग हम लोग उसको मजबूत बनाने के, स्पेरिंग, उसका भी प्रयोग हम लोग मजबूती के देने के लिए ही करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ये सभी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोर वेंटिंग कोर की प्रगम्यता डैश के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोर वेंटिंग और कोर की प्रगम्यता डैश के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो क्या बोल रहा है, बेहतर बनाने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए, अवकृत करने के लिए। तो इसको हम लोग कोर वेटिंग कोर की प्रगम्यता को बेहतर बनाने के लिए ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गेटिंग प्रणाली का उद्ग्रह भाग जो कि पोरिंग कप से सटा होता है उसे डैश कहलाता है। तो ये बोरा पोरिंग कप से कौन सा भाग सटा हुआ रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। तो इसका जो आंसर होगा 97 में इसका आंसर होगा स्प्रू, माने बी इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको किस तरह ये बी आंसर हुआ हम थोड़ा बताते हैं। इसमें गेटिंग प्रणाली यानी कि गेटिंग डिज़ाइन में स्प्रू सबसे ऊपरी भाग होता है। तो स्प्रू में ही क्या बोल रहा है कि पोरिंग कप वहीं पे बैठा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये स्प्रू इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, स्प्रू। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो यहाँ पे है, डैश दोष तब होता है जब कोप और ड्रैग ठीक से संरेखित नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कौन सा दोष होता है जब कोप और ड्रैग एक साथ सीधी रेखा में नहीं संकित होते हैं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए मिस रन हो गया, कोल्ड शट हो गया और मोल्ड शिफ्ट हो गया, स्कैप हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सी, मोल्ड शिफ्ट इसका आंसर होगा।
क्योंकि ये बैठाने में दिक्कत होने के कारण मोल्ड शिफ्ट दोष यहाँ पे आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष पिघले हुए धातु को अपर्याप्त तरलता के कारण होता है। देखिए यहाँ पे पूरा पिघले हुए धातु को की अपर्याप्त तरलता के कारण होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा दोष पिघले हुए धातु के अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त तरलता के कारण होता है, मतलब अपर्याप्त तरलता के कारण होता है। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो इसका नंबर मिश्रण होगा, ठीक है। अपर्याप्त मतलब आधा मोल्ड खाली रह गया और इसमें जब हम लोग मोल्टन मेटल उसमें डाल रहे होंगे तो मोल्टन मेटल वहीं पे समाप्त हो गया और कुछ मेटल अंदर गया, कुछ मेटल नहीं हो पाया। तो इसीलिए इसका दोष जो होगा मिश्रण दोष होगा। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा मिश्रण। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 100 नंबर का। तो नंबर का क्वेश्चन देखिए, परीक्षण या निरीक्षण का प्रकार जिसमें कास्टिंग को बिना तोड़े परीक्षण किया जाता है उसे कहलाता है। देखिए कास्टिंग को तोड़ेगा नहीं और उसका ऐसे ही परीक्षण करेगा, तो वो क्या चीज़ है, उसका जो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे होगा अविनाशात्मक परीक्षण, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब यहाँ जो आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा आंसर अविनाशात्मक परीक्षण। तो ए नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 101 मतलब 101 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। कास्टिंग के अनचाहे हिस्से की कटाई और सफाई और परिकष्टीकरण का कार्य डैश कहलाता है। मतलब कास्टिंग का जो अनचाहे मतलब अनचित भागे होते हैं जो कि उसका कटाई की जाता है, सफाई किया जाता है, उसको घिसाई किया जाता है, रैमिंग किया जाता है। तो चलिए उसको डैश कहलाता है। उसी भाग का आपको नाम पूछ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जो काम होता है उस काम को हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग जानते हैं। इससे जो काम होगा ना उसे हम लोग फैटलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? फैटलिंग कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंड्रीमैन वाले बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दें। तो इसको क्या कहते हैं? कटाई, सफाई और रेमिंग घिस के जो हटाया जाता है इसको हम लोग फैटलिंग बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण ऊष्मा उपचार के लिए प्रभावित होता है? ऊष्मा उपचार के लिए प्रभावित होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, मतलब ऊष्मा उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट करने के बाद धातु का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार को प्रभावित होता है, उनसे कौन सा गुण मतलब हम लोग बदलाव करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कठोरता, ऑप्शन नंबर बी तन्यता, समर्थक और लास्ट जो बोल रहा है ये सभी। तो ये सभी गुण जो है, ये सभी गुण हम लोग प्रभावित होता है। इस सभी गुण से हम लोग को क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी कि हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ये सब सारा चीज़ आप जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए से लेके सी तक, ये सारा चीज़ ये सभी इसमें होते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्युत आर्क भट्टी का प्रयोग डैश को पिघलाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे बताया जाए विद्युत माने इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस जो है विद्युत आर्क भट्टी का प्रयोग डैश को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा, तो हम लोग पहले आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन में दिमाग लगा लेते हैं। स्टील हो गया, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है, बी नंबर को कह रहा है कि एल्युमिनियम, सी नंबर तांबा और डी नंबर जस्ता। तो ये जो इसका जो आंसर होगा, मतलब विद्युत आर्क भट्टी का डैश का प्रयोग पिघलाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो पिघलाने के लिए करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्टील होगा। इसका आंसर क्या होगा? स्टील। इसका आंसर होगा स्टील। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, विद्युत आर्क भट्टी में इलेक्ट्रोड डैश का बना होता है। विद्युत आर्क भट्टी में इलेक्ट्रोड डैश का बना होता है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो इसका आंसर होगा, तो आंसर जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है ए नंबर में तांबा, बी नंबर में एल्युमिनियम, सी नंबर में ग्रेफाइट और डी नंबर में स्टील।
तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट होगा ये आर्क भट्टी इलेक्ट्रोड का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का। विद्युत आर्क भट्टी का इलेक्ट्रोड डैश का बना होता है, तो वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्यूपोला भट्टी का एक भाग है? क्यूपोला भट्टी का एक भाग है। तो चलिए हम लोग एक भाग के बारे में जानते हैं। बॉटम प्लेट, सेल लिखा हुआ यहाँ पे, पोरिंग रोड हो गया, पोरिंग रोड, ये सभी। तो दोस्तों ये जो क्यूपोला भट्टी होता है जिससे हम लोग कास्ट आयरन प्राप्त होता है, ये जो भट्टी में ये जो ए से लेकर सी तक आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी इसमें होते हैं। और इसका जो आंसर होगा ये सभी इसका आंसर होगा। क्या होगा? ये सभी इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुआ, कोर प्रकार प्रेरणा भट्टी एक डैश आवृत्ति प्रेरणा भट्टी का होती है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, तो ये कोर प्रकार की प्रेरणा भट्टी में एक डैश आवृत्ति मतलब प्रेरणा भट्टी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लो। ठीक है, उच्च होगा। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है उच्च, निम्न, माध्यम, शून्य। तो ये लो इसका आंसर होगा। क्या होगा? लो इसका आंसर होगा। क्या होगा? लो इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोहा का गलनांक लगभग डैश डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ये भी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता है, तो इसको भी आपको ज्ञात रखना पड़ेगा, ज्ञात रहना चाहिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा 1539। क्या होगा इसका आंसर? 1539। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1539, लोहा का गलनांक। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं लोहा का गलनांक में आपको 1600 भी दिखाई देगा, तो ठीक वो भी आंसर सही होगा। तो 1539 भी आंसर सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्यूपोला का विकसित रूप है। अब देखिए क्यूपोला का विकसित रूप कहा जा रहा है, क्वेश्चन को समझिए। निम्नलिखित में कौन सा क्यूपोला का विकसित रूप है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो दिया हो, कोक रहित क्यूपोला, हॉट ब्लास्ट क्यूपोला, डिवाइड ब्लास्ट क्यूपोला और ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। ये सब जो है क्यूपोला का एक निम्नलिखित में से विकसित रूप है। क्यूपोला ही होता है लेकिन इसका एक विकसित रूप है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका जो आंसर होगा ये सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ढलवा लोहा का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ढलवा लोहा का एक प्रकार नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली आंसर को ही जानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका पीला ढलवा लोहा इस प्रकार का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन पे एक चित्र दिखाई दे रही है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन लोग डिस्कस किए अभी भी एक भी चित्र नहीं दिखाया गया, लेकिन इस क्वेश्चन पे एक स्केल का चित्र मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, टूल्स का। देखिए इस टूल्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, देख लिए होंगे। तो आकृति में दर्शाए गए टूल की पहचान करें। देखिए अब इस टूल का पहचान करने बोल रहा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप लोग को पता होना चाहिए इस टूल का नाम। तो चलिए इस टूल का नाम हम लोग जानते हैं। तो ये जो होगा स्टील रूल है। क्या है? स्टील रूल है। स्टील जो स्टील का स्केल होता है इसी तरह भांति होता है, तो स्टील रूल इसको कहा जाता है। इस टूल्स का नाम क्या है? स्टील रूल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपको दिखाई दे रहा होगा, मोल्डिंग मशीन की मदद से मोल्ड बनाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। चलिए यहाँ पे जानते हैं मोल्डिंग मशीन की मदद से मोल्ड बनाने की प्रक्रिया को डैश के रूप से जाना जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा ए नंबर, मशीन मोल्डिंग। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आंसर बोल दिए और क्वेश्चन भी पढ़ लिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं मोल्डिंग मशीन। देखिए मोल्ड बनाने का मशीन भी होता है, मोल्डिंग मशीन की मदद से जो मोल्ड बनाने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग कहा जाता है। उससे क्या जाता है, मशीन से जो मोल्ड बनता है उसको मशीन मोल्डिंग कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन मोल्डिंग का लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन मोल्डिंग का लाभ नहीं है। देखिए तो 112 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा सी नंबर, उपकरणों की प्रारंभिकता गलत लागत अधिक होती है। देखिए यहाँ पे आप आंसर भी जान गए क्वेश्चन है, तो थोड़ा क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोल्डिंग का लाभ नहीं है। मशीन मोल्डिंग का लाभ नहीं है। देखिए अगर मशीन से कोई चीज़ का काम किया जाता है तो उसका लागत हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि मशीन का प्रयोग किया गया है और मशीन आपको लेने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो मशीन लागत हो गया। तो अब यहाँ पे जो उपकरणों की प्रारंभिक लागत अधिक है तो उसका लागत भी अधिक जाएगा, क्योंकि मशीन के जरिए बन रही है तो उसका लागत भी अधिक जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, उपकरणों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक हस्त संचालित मोल्डिंग मशीन है, हाथ से चलने वाली मोल्डिंग मशीन है। तो देखिए प्लेन स्टेपर प्रकार की मशीन, पुशअप प्रकार की मशीन, रोल ओवर मशीन। तो ये जो आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, इसका आंसर क्या होगा, ये सभी। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोर रैमिंग मशीन नहीं है। देखिए कोर का रैमिंग मशीन नहीं है बोल रहा है, तो कोर का रैमिंग मशीन नहीं है तो हम लोग चलिए जाते हैं जोल्टिंग मशीन, सीलिंग मशीन, स्क्यूजिंग मशीन, स्लैब बैच ब्लोअर। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं ना आपको, ये ऑप्शन नंबर डी मतलब रैमिंग मशीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ आ चुके हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा डाई कास्टिंग मशीन का प्रकार है। डाई कास्टिंग मशीन का प्रकार है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो तप्त कक्ष डाई कास्टिंग मशीन, शीत कक्ष डाई कास्टिंग मशीन, गूस नेक डाई मशीन, तो ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये सभी। क्या होगा इसका आंसर, ये सभी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, सोडियम सिलिकेट मोल्डिंग प्रक्रिया को डैश प्रक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सोल्डिंग सिलिकेट मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग प्रक्रिया को डैश प्रक्रिया भी कहते हैं। तो ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। देखिए इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि फंडामेंटल ट्रेड के बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें डिस्कस किए। और देखा जाए तो एग्ज़ाम के पर्पस में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप फंडामेंटल ट्रेड से है तो ये क्वेश्चन, ये सारे जो वीडियो अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ITI के और भी जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर और बहुत सारे ट्रेड है, जितने ट्रेड है सबके इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिन ITI के एग्ज़ाम में ये चैनल आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।